जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल ही हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि देखिए, ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी के दिन ही वहां पर उनकी कब्र के आसपास जोरदार बम विस्फोट होता है, जिसे कि आतंकी हमला कहा जाता है। और इस दौरान सबसे ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 175 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इस मामले को लेकर ईरान बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाला है। और ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए रेड सी में जो कुछ भी चल रही है, इन्हें वह लगातार बढ़ाने की कोशिश करेगा। और हूतियों को अब आप कितनी भी वार्निंग दे दीजिए, वह लगातार इसी तरह के अटैक्स कर सकते हैं। इन सब चीजों की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। और एक्चुअली कुछ ऐसा हो भी रहा है। अमेरिका की तरफ से लास्ट वार्निंग जो दी गई थी हूतियों को, इसे उन्होंने तोड़ दिया है। और लास्ट वीडियो में जो हमने आपको बताया था कि 20वें जहाज के ऊपर इन हूतियों द्वारा अटैक किए गए हैं, 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए। तो अब खबर निकलकर यह आ रही है कि हूतियों द्वारा एक और शिप के ऊपर अटैक किया गया है। और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह हूतियों का 25 वॉर टारगेट था, जिसके ऊपर अटैक किए गए हैं, जिसमें 2 शिप भारत के भी थे, MV साईं बाबा और MV के प्लूटो। तो इस तरह से टोटल मिला जुलाकर 25 जहाज हो गए हैं। और अब यह मामला सहन शक्ति के पार हो चुका है। मतलब इस एरिया में अब एक विशाल युद्ध की आहटें सुनाई दे रही हैं। और इसको लेकर अब अमेरिका द्वारा फाइनल एक्शंस लिए गए हैं, जिसमें उन्होंने स्पेशली भारत से भी मदद मांगी है। जी हाँ, देखिए, हम सभी जानते हैं कि इजराइल का मामला हो, अमेरिका का हो या फिर ईरान का हो, तीनों ही पक्षों से हमारी अच्छी तालमेल है, ठीक ठाक बिजनेस करते हैं। और जियो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह तीनों ही देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस वजह से हम लोग किसी भी एक पक्ष की तरफ झुकाव नहीं रख रहे हैं। जो आतंकवादी घटना इजराइल के अंदर हमास द्वारा कंडक्ट की गई थी, उसे भी भारत ने कंडोम किया। तो अब जब इस तरह का आतंकी हमला ईरान के अंदर हुआ है, तो भारत ने उसे भी कंडेम किया है। मतलब आतंकियों को लेकर किसी भी तरह का कोई टॉलरेंस भारत नहीं दिखा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी पक्ष में आ जाएं। इस वजह से भारत ने उस टास्क फोर्स का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसमें कुल 12 देश थे। और हमने आपको बताया था कि टास्क फोर्स सिर्फ नाम की ही 12 देश की है। जो कुछ करना है वह तो अमेरिका ही करेगा। किसी ने एक पर्सनल भेज दिया, किसी ने 2 पर्सनल्स भेज दिए, किसी ने 10 भेज दिए। इसके अतिरिक्त इस टास्क फोर्स में और कोई ज्यादा काम नहीं हो रहा है। इस वजह से भारत ने यह किया है कि इंडिविजुअल अपने जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सारे डिस्ट्रॉयर अदन की खाड़ी और अरब सागर में इंटर करवा दिए हैं। कई सारे फास्ट पेट्रोलिंग बोट्स भी शामिल करवा दिया है, जो कि चप्पे चप्पे ध्यान रखकर हमारे जहाज को सुरक्षित रखेगी। और हो सकता है कि पर्दे के पीछे भारत द्वारा ईरान को भी शिकायत की गई हो और ईरान की तरफ से भी इस बात का कमिटमेंट किया गया हो, रिश्तों को देखते हुए, कि ठीक है, हम भारतीय जहाज के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब यह 25वां अटैक कर दिया गया है। अमेरिका द्वारा जो लास्ट वार्निंग दी गई थी, उसे भी इन लोगों ने नहीं माना। तो अब संभावनाएं बताई जा रही हैं कि किसी तरह का कोई भयंकर युद्ध इस एरिया में होगा। और संभवतः हूतियों को यहां से भगाने और हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए कोई बड़ा ऑपरेशन जरूर चलाया जाएगा, जिसमें जो अग्रिम सूची में रहेंगे उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, उसके कई और सारे सहयोगी देश हैं। लेकिन वह फिर भी पीछे ही रहेंगे। हो सकता है कि कुछ अरब देश आ जाएं, लेकिन इन सब चीजों के लिए अमेरिका द्वारा भारत से पहली बार ऑफिशियल मदद मांगी गई है। और भारत के लिए यह कहा गया है कि अगर भारत भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनना चाहता है, तो भारत का वेलकम है। तो वैसे तो यह सारा डिसीजन भारतीय सरकार अपने हिसाब से लेगी, अपनी जियोपॉलिटिक्स और अपने रिलेशनशिप को ध्यान में रखकर लेगी। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो डेफिनेटली भारत को इस टास्क फोर्स का हिस्सा बनना चाहिए, और बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में बाकी के कुछ देश बने हैं। जैसे कि अपने कुछ नेवी पर्सनल वहां पर टास्क फोर्स के लिए भेज देने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी जानते हैं कि अमेरिका इन सारी चीज़ों को शार्ट आउट करने के लिए अकेला ही काफ़ी है। उसे किसी तरह की कोई मदद की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन वह फिर भी अगर मदद मांग रहा है तो इसके पीछे कारण यही है कि एक मेजॉरिटी में समर्थन उसके साथ तैयार रहे, ताकि अगर किसी तरह की ज्यादा कार्यवाही करने की जरूरत पड़ी और यह चीज बैकफायर कर जाती है और दबाव बनाने की कोशिश कोई करता है, तो उस समय ज्यादा से ज्यादा समर्थन उनके पास हो। तो अमेरिका के अंदर ही कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इस समय इजरायल के ऊपर दबाव बना रही है। वह लोग गाजा के अंदर होने वाली कार्यवाहियों को लेकर इजरायल को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह की चीज अमेरिका की संस्थाएं रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर रसिया के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। तो इसी तरह की संस्थाएं अमेरिका के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश कर सकती है। अमेरिका भी इस सूची में आ सकता है। तो इन सब के लिए एक बेहतरीन समर्थन चाहिए, इस वजह से उसने मांगा है, क्योंकि भारत के 2 जहाज़ों को डायरेक्टली क्षति पहुंची है, उनके ऊपर अटैक हुए हैं, जिसमें से एक तो भारतीय तट के अंदर था। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली भारत में सहयोग देना चाहिए, ताकि यह दुनिया भर के लिए एक मैसेज भी हो कि दुनिया का कोई भी देश हो, हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, कोई हो, अगर हमारी संपत्ति को हमारी टेरिटरी के अंदर जाकर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है या हमारी टेरिटरी से बाहर भी पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो उसको लेकर भारत टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन खैर, भारत की कई सारी मजबूरियां हैं, इस वजह से सभी पक्षों को एक साथ देखना होता है। बाकी हम आपको सारी स्थिति सरल भाषा में कम शब्दों में बता ही चुके हैं। मामला काफी ज्यादा गंभीर क्रिटिकल हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बात करें अगर दूसरी खबर की, तो दोस्तों, भारत की 2 बड़ी और महान संस्थाएं भाभा और इसरो, इनके बारे में जितनी भी तारीफें की जाए कम है। भाभा, इसरो, डीआरडीओ, ये संस्थाएं अगर नहीं होती तो भारत आज वहां नहीं होता जहां पर हम लोग इसे एक्चुअली देख पाते हैं। अब इसी सीरीज में बताया जा रहा है कि भाभा और इसरो द्वारा कुछ नए कारनामे किया जा रहे हैं, जिसको लेकर खबर आज से कुछ समय पहले आई थी और हमने आपको इसके बारे में रिपोर्टिंग करके बताया भी था। दरअसल एक इंजन बनाने के लिए संयुक्त रूप से तैयारी की जा रही थी भाभा और इसरो के द्वारा, जो कि स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा और उनके अंदर कन्वेंशनल फ्यूल के बजाय न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि स्पीड बढ़ती है, कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय की जा सकती है और मिशन में कम से कम समय लगता है। आप डिपर स्पेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मून पर जाना है या फिर मार्स पर जाना है तो बड़े कम समय में कम से कम लागत पर आप वहां पर जा सकते हैं। तो इन सुविधाओं के लिए आपको न्यूक्लियर पावर इंजन्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए भाभा और इसरो द्वारा काम शुरू किया गया था। दरअसल इस तरह के इंजन या फिर रॉकेट को रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आरटीजी। तो इसके ऊपर जो लास्ट अपडेट आई थी उस दौरान केवल इस तरह की प्लानिंग चल रही थी और इसके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसको लेकर डिजाइन भी सामने निकल कर आया है। तो अब जब इसका डिजाइन फाइनल हो चुका है तो डेफिनेटली इसके डेवलपमेंट के ऊपर अब काम शुरू कर दिया जाएगा भाभा और इसरो द्वारा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में यह न्यूक्लियर इंजन से चलने वाले रॉकेट सिस्टम बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि ज्यादा दूरी वाले किसी भी प्लेनेट तक कम से कम समय के अंतराल में आपकी स्पेसक्राफ्ट को पहुंचा देगा। इसको लेकर दरअसल संभावना यह जताई जा रही है कि भारत के इसरो के द्वारा जब इस तरह के मिशन लॉन्च किए जाएंगे, जिनके चलते भारत के एस्ट्रोनॉट्स मून के सरफेस पर जाकर वापस लौटेंगे, उस समय इस तरह के इंजन्स काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे, क्योंकि कम से कम फ्यूल में काफी स्पीड से ये उड़ पाएंगे। और एक बार अगर आपने इसके अंदर फ्यूल को डाल दिया तो वह डेफिनेटली इतना माइलेज तो देंगे ही कि वह पृथ्वी से आपको मून के सरफेस तक ले जाकर वहां से रिटर्न भी ला सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए किसी तरह का कोई मिशन लॉन्च करना है, जो कि पृथ्वी से मिलियन या फिर बिलियन किलोमीटर दूर जाएगा, उसके लिए भी आप इस तरह के इंजन्स का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे, जो कि आपको कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने में मददगार साबित होंगे। फिलहाल की अगर बात की जाए तो हमारे रॉकेट सिस्टम में केमिकल इंजन का इस्तेमाल होता है, जिससे प्रॉब्लम यह आती है
कि इसके जरिए अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं तो वहां से लौटते समय आपको दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। साथ ही जैसा हमने आपको बताया कि फ्यूल भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको कैरी करना पड़ेगा, जिससे कि आपका स्पेसक्राफ्ट का वज़न भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से निजात दिला देगा एक साथ। अब हम आपको बता दें कि यह जो न्यूक्लियर इंजन वाले रॉकेट होते हैं, ये दूसरे न्यूक्लियर इंजन की तुलना में थोड़े से अलग होते हैं और इन्हें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले इंजन से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर बताया जाता है कि न्यूक्लियर फिजन नहीं होता, बल्कि इनके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्लूटोनियम 238 या फिर स्टोर्टियम 90 जैसे पदार्थों का। अब इनके इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा हिट जनरेट होती है और इसी हिट को पावर जनरेट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के इंजन्स दो हिस्सों में होते हैं। पहले हिस्से में रेडियो एक्टिव पदार्थ हीटर यूनिट में गर्म किए जाते हैं। इसके बाद आपका आरटीजी लगा होगा, जिसमें इस हिट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा हाईटेक इंजन्स माने जाते हैं। इस तरह के इंजन से कुछ स्पेसक्राफ्ट पास्ट में भी इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें अमेरिका की नासा द्वारा कुछ स्पेसक्राफ्ट छोड़े गए थे। अब अगर भारत का इसरो वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए काम शुरू कर दिया गया है, तो हम समझ सकते हैं कि यह हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।